ये दाग दाग उजाला, ये शब गाजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। ये वो शहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार, कि मिल जाएगी कहीं ना कहीं फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल। कहीं तो होगा शब ए सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफीना एक गम ए दिल। ये मशहूर शायर फैज अहमद फैज ने लिखा। वो पार्टीशन के सख्त खिलाफ थे, लेकिन वो यहाँ पूछते हैं कि अगर पार्टीशन होना ही था तो क्या इतना खून भी बहना जरूरी था। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव कौशिक और इंडिया इन द वर्ल्ड एक्सप्लेन के तीसरे एपिसोड में आज हम बात करेंगे कि ऐसी क्या वजह थी कि जो दो कम्युनिटीज जो 1000 से भी ज्यादा साल तक साथ रही, वो एक दूसरे की दुश्मन कैसे बन गए। बॉर्डर के दोनों ओर लाखों बंदे ये सवाल पूछते हैं कि ऐसी क्या मजबूरी थी ब्रिटिशर्स की जो उन्हें पार्टीशन करना ही पड़ा। हिस्टोरियंस इस पार्टीशन का जिम्मेदार 3 एंटिटीज को मानते हैं। पहला, कांग्रेस लीडरशिप, जिन्होंने जिन्ना और मुस्लिम्स को अंडर एस्टिमेट किया। पंडित नेहरू और गांधी जी मुस्लिम लीग को संभाल नहीं पाए। गांधी जी ने जिन्ना की एडवाइस को इग्नोर कर मुस्लिम क्लर्जी से कॉमन कॉज यानी सेक्युलर अप्रोच की अपील की। पंडित नेहरू ने अपने आप अज्यूम कर लिया कि मुस्लिम्स एक ऐसी पार्टी जो रिलीजन के आधार पर बनी है, उसे छोड़कर उनका सोशलिस्ट एजेंडा फॉलो करेंगे। मुस्लिम्स धीरे धीरे मुस्लिम लीग की तरफ आने लगे। 1930 के दशक में जब जिन्ना डील करना चाहते थे तब उन्हें इग्नोर कर दिया गया, और जब 1940 में मेजॉरिटी मुस्लिम्स उनके साथ थे तब उन्होंने डील करने से मना कर दिया। दूसरा, मोहम्मद अली जिन्ना को काफी हद तक ये बात सच है कि उन्होंने पर्सनल एम्बिशंस की वजह से लेट 1930 से रिलीजियस सेंटिमेंट्स भड़काने शुरू कर दिए थे। एक जमाने का हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर अब मुस्लिम्स का रखवाला बन गया था। हाँ, ये अलग बात है कि अब पर्सनल लाइफ में वो विस्की और कुछ बंदों की माने तो हैम सैंडविचेस, जो दोनों इस्लाम में हराम है, वो कंज्यूम करते थे। 1930 के एंड में उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे की जो जिद की वो पार्टीशन पर जाकर रुकी। तीसरा रीजन, और शायद सबसे स्ट्रॉन्ग, ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने शुरू से ही हिंदू और मुस्लिम्स में अनबन रखी। इंग्लैंड में एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट पहले थे और उसकी कम्युनिटी बाद में, लेकिन कॉलोनीज में कम्युनिटी पहले थी और इंडिविजुअल्स बाद में। इसीलिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में टैलेंट नहीं, हिंदू मुस्लिम्स के नंबर्स का बैलेंस देखा जाता था। कुछ हद तक ब्रिटिशर्स मुस्लिम्स को प्रेफर करते थे क्योंकि उनका फेथ यानी वन फॉर्मलेस गॉड, वन बुक का कंसेप्ट ब्रिटिशर्स से फेमिलियर था। तो व्हाइट मैन्स रूल को जिंदा रखने के लिए ये फूट, ये डिवीजन जरूरी थी। इन तीनों में से वजह कुछ भी हो, 1940s तक पार्टीशन हिंदुस्तान की किस्मत में लिखा जा चुका था, और अगर ब्रिटिशर्स ने पार्टीशन नहीं भी किया होता तो जो करवट हमारे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ने ली, उसके बाद कम्युनिटी वोट बैंक और बढ़ जाते। 1927 तक मुस्लिम लीग में केवल 1300 मेंबर्स थे, लेकिन 1944 तक ये आंकड़ा 5 लाख से ज्यादा हो चुका था। हिंदुस्तान के मुसलमान इस्लाम को ब्राह्मण बनिया राज से बचाने के लिए निकल पड़े थे। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की डिमांड मार्च 1940 में की। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से ये प्लान होल्ड पे चला गया। उसके बाद जब लेबर पार्टी की सरकार बनी तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली बड़े ही उत्साह से हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपने आप को मॉरली रिस्पॉन्सिबल मानने लगे। लेबर पार्टी के मेजर लीडर्स, जिनमें सर स्टैफर्ड क्रिप्स, जिनकी लीडरशिप में क्रिप्स मिशन इंडिया आया, वो कांग्रेस के लीडर्स के बहुत नजदीक थे और चाहते थे कि कांग्रेस अनडिवाइडेड इंडिया पे सरकार बनाए। लेकिन 1945 तक ये क्लियर हो गया था कि मुस्लिम्स की विशेष के खिलाफ इंडिया को यूनाइट करना मुश्किल होगा, लेकिन हिंदूज की विशेष के खिलाफ पार्टीशन करना आसान। 1946 के इलेक्शंस में लिमिटेड लोगों को वोट डालने का अधिकार था। ये अधिकार मिनिमम एजुकेशन, मिनिमम प्रॉपर्टी पर मिला था, लेकिन उसके बाद भी लगभग 4 करोड़ से भी ज्यादा लोग इसमें एलिजिबल थे। दुनिया में किसी भी डेमोक्रेसी में वोट्स केवल 2 आधार पर मांगे जाते हैं। पहला, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल पीस की उम्मीद, और दूसरा डर, हिस्टोरिकली ऑपोजिंग कम्युनिटी के हावी होने का डर। आयरॉनिकली दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। कांग्रेस ने वोट उम्मीद पर मांगा, लेकिन लैंड रिफॉर्म्स और वर्कर राइट्स
मुस्लिम लीग ने डर का सहारा लिया। उन्होंने कहा अगर मुल्क नहीं मिला तो हिंदू उन्हें हमेशा के लिए दबा देंगे। इलेक्शन रिजल्ट्स ने मुस्लिम लीग की कैंपेन को सही बताया। देश भर में जनरल सीट्स पर कांग्रेस और मुस्लिम रिजर्व सीट्स पर मुस्लिम लीग की बड़ी जीत हुई। मुस्लिम लीग का 1 पॉइंट एजेंडा बंगाल में 119 में से 114, यूपी यानी यूनाइटेड प्रोविंस में 66 में से 54 और मद्रास जहां पार्टीशन से कोई लेना देना ही नहीं था, जहां तक जिन्ना भी इससे सरप्राइज हुए, मुस्लिम लीग ने 29 में से 29 सीट जीती। ओवरऑल जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस को 80.9% वोट मिले और मुस्लिम रिजर्व सीट्स में मुस्लिम लीग को 74.9%। मई 1946 की शुरुआत में शिमला में जिन्ना ने कैबिनेट मिशन की कॉन्फ्रेंस अटेंड की। उस कॉन्फ्रेंस में वन नेशन स्टेट की बात हुई और इस बात पर भी चर्चा हुई कि प्रोविंसेस के पास यूनियन में रहने या जाने का ऑप्शन होगा, लेकिन किस कंडीशन पर, इस पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग सहमत नहीं हो सके। जिन्ना ये जानते थे कि मुस्लिम सेंटिमेंट उनके साथ और उन्होंने खूब बार्गेनिंग की। 1946 में कैबिनेट मिशन वापस चला गया और उसी के साथ यूनाइटेड इंडिया का सपना भी। 20 फेब 1947 को लेबर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि ब्रिटिश जून 1948 तक इंडिया छोड़ देंगे और 22 मार्च को नए वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन ऑफिस संभालेंगे। रेलेवेंट पार्टी से विड्रॉल टर्म्स डिस्कस होने लगे और उन्होंने ये जाना कि कांग्रेस के लीडर्स पार्टीशन को एक्सेप्ट कर चुके थे और इंडिपेंडेंस को डिले नहीं करना चाहते थे। महात्मा गांधी ने एक आखिरी कोशिश की जब उन्होंने जिन्ना को पहला प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका दिया, लेकिन ना तो इस ऑफर को कांग्रेस ने बैक किया और ना ही जिन्ना ने एक्सेप्ट। 1946 के इलेक्शन रिजल्ट्स को देखकर जिन्ना समझ चुके थे कि अगर वो पीएम सेलेक्ट हो भी जाते हैं तो कभी इलेक्ट नहीं हो पाएंगे। पार्टीशन के प्लान को मंजूरी मिल गई, लेकिन उसके बाद उसे कई बार रीड्राफ्ट करना पड़ा ताकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को सेटिस्फाई कर सके। एक बार तो जिन्ना इस हद तक आ गए कि उन्होंने इंडिया के बीचों बीच 800 माइल के कॉरिडोर की डिमांड की जो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान यानी आज के पाकिस्तान और बांग्लादेश को ज्वाइन करेगा। 3 जून को लॉर्ड माउंटबैटन ने ऑल इंडिया रेडियो पे पार्टीशन का प्लान अनाउंस किया। उसके बाद पंडित नेहरू, जिन्ना और सरदार बलदेव सिंह जो सिखों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने देश के लोगों को अपना मैसेज दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग माउंटबैटन ने अनाउंस किया कि ब्रिटिश जून 1948 नहीं बल्कि अगस्त 1947 में ही विड्रॉ कर लेंगे। 200 साल से चल रहा ब्रिटिश राज 2 महीनों में समेटने का फैसला काफी कंट्रोवर्शियल था। मेजॉरिटी आर्म फोर्सेस और पुलिस को ब्रिटिश ऑफिसर्स, प्रीस्ट, मर्चेंट्स की सिक्योरिटी में लगा दिया गया। उन्हें यह डर था कि ब्रिटिश विड्रॉल के अनाउंस होते ही कहीं हिंदुस्तानी उन्हें मार न डालें। लेकिन 1947 की गर्मियों में गोरे सबसे ज्यादा सेफ थे। उन्हें मारने में किसी दंगाई को कोई दिलचस्पी नहीं थी और क्योंकि फोर्सेस यूरोपियन सेटलमेंट्स के बाहर डिप्लॉयड थी तो दंगे कंट्रोल करने के लिए कोई अवेलेबल भी नहीं था। ब्रिटिशर्स को अपनी रेपुटेशन का ही बड़ा ख्याल था। 9 अगस्त को सर साइरल रेडक्लिफ पंजाब बाउंड्री अवार्ड के साथ तैयार थे, लेकिन उन्हें 15 अगस्त के बाद का वेट करने को बोला क्योंकि 9 अगस्त और 15 अगस्त के बीच दंगे भड़कते तो ब्रिटिशर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती और 15 के बाद वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से आजाद थे। अगर ब्रिटिशर्स पूरा 1 साल लेते तो क्या नुकसान कुछ कम होता? क्या फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट से दंगे काबू में आ सकते थे? शायद हाँ, शायद ना, लेकिन एक बात पक्की थी, ब्रिटिश राज हिंदुस्तान को वैसे ही छोड़ के गया जैसे उसे 18वीं सेंचुरी में मिला था। पार्टीशन ने इंडिया की पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, लॉ, इंटरनेशनल रिलेशंस, कल्चर और रिलीजन को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अब हिंदुस्तान भारत यानी इंडिया और पाकिस्तान में बट गया।